नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हमार हैदर और आप देख रहे हैं द संवाद की इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को। अभी हमने अपने विंडो पे दो ऐसे स्टूडेंट्स को जोड़ा है जो यूक्रेन में हैं, ररिया से हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। हम इन दोनों से बारी बारी से बात करते हैं और कई स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम आपको जोड़ेंगे। लेकिन पहले एक दिक्कत जो परेशानी हो रही है, सबसे एक साथ बात नहीं हो पा रही है। उसकी वजह ये है कि अलग अलग जगह सब लोग हैं, तो कहीं बम्बार्डमेंट हो रहा है, कहीं कुछ है, कहीं भगदौड़ का माहौल है। तो इन सब के बीच में इंटरव्यू को एक साथ कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो अभी हमने दो लोगों को जोड़ा है, उसके बाद हम और भी कोशिश करके और भी लोगों को जोड़ेंगे। आप दोनों का स्वागत है द संवाद के इस इंटरव्यू में। हम आप दोनों से एक चीज कहना चाहते हैं कि हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक रहें, कुशल मंगल रहें ऐसे माहौल में जो बिल्कुल अभी ये कह सकते हैं कि भगदड़ का माहौल बना हुआ है। वहां पर पूरा युद्ध का माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में आप अपना ख्याल रखें। तो अबसार भाई, क्या कुछ जी है वहाँ का माहौल, आप बता सकते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जोड़ने के लिए। माहौल यहाँ का इस कदर है कि मतलब 24 को टिकट था हम लोगों का, तो एयरपोर्ट पहुंचा। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पहला धमाका वहीं पे हुआ। पहला अटैक रशियन जो है एयरपोर्ट पे ही किया, तो वहां से सब लोग भागे, एयरपोर्ट सील कर दिया गया। उसके बाद हम लोग मेट्रो स्टेशन भागे। वहां से मेट्रो स्टेशन पर जाने के बाद 3-4 घंटा मेट्रो स्टेशन रहा। फिर इंडियन एम्बेसी 20-25 किलोमीटर में है, तो इंडियन एम्बेसी 24 को ही आ गए। तो ये चौथा दिन है एम्बेसी में हम लोगों का। इंडियन एम्बेसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग आए, 300 स्टूडेंट है, 300 प्लस स्टूडेंट हैं। 2 दिन बोले कि सही हो जाएगा, आप लोगों को भेज दिया जाएगा, आप लोगों का इंतजाम हो रहा है यहाँ पर। नहीं तो खाने का व्यवस्था है यहाँ पर, कोई भी चीज नहीं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। और ये रेड जोन है, क्यू में ही ज्यादातर अटैक हो रहा है सर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। जिसको भी निकाला गया वो सेफ जोन में है। जो इंडिया पहुंचे हैं जो स्टूडेंट्स, तो वो सेफ जोन में थे, वो ऑलरेडी सेफ थे। वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं था। लेकिन जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर बम्बार्डमेंट होती रहती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा है। तो यहाँ से हम लोगों को निकालना चाहिए, कोई भी एक्शन नहीं ले रही है इंडियन गवर्नमेंट। तो एक चीज ये भी है कि जैसे जिनका भी एविक्यूएशन चल रहा है, शायद जहाँ तक हमको जानकारी है कि 2 फ्लाइट आई है। तो आप लोगों को कुछ अपडेट मिल पाया है कि आपका नंबर कब तक आना है? ऐसा कुछ नहीं है, 2 दिन तक तो ऐसा ही बोला गया। हम लोगों को एक स्कूल में रखा गया। खाना का तो बिल्कुल भी 100 ग्राम राइस मिलता, तो उसमें 5 लोग, तो वो तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। वो भी आज मिलेगा भी नहीं वो खाना। बोल रहे हैं कि पता नहीं अब कब तक नहीं मिलेगा खाना, कब तक रहना पड़ेगा। तो ऐसा सिचुएशन आ गया है कि कर्फ्यू लगा हुआ है। तो एमबीसी वाले भी पहले बोल रहे थे कि आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। आप बोलते हैं आप लोग निकलो, जाओ बॉर्डर पर, उधर ही रहना, ऐसा बोल दिया गया है। एम्बेसी वाले बोल दिए हैं। पहले बोला गया था आप लोगों को बाय रोड आप लोगों को रोमानिया या हंगरी या पोलैंड ले जाया जाएगा, वहां से इंडियन गवर्नमेंट फ्लाइट भेज रही है, वहां से ले जाया जाएगा। लेकिन अब तक कुछ वैसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर, किसी का भी मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे। आप वहाँ अभी क्या कर रहे हैं? जी, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी आपका, कौन सा कॉलेज है? जी, मेरा डीएनएमयू है, डोनेस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। वैसे यहाँ आप बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में मैं अररिया से हूँ, और अररिया अहमदपुर, मेरा गांव अहमदपुर हुआ है। अच्छा, एक सेकंड आप लाइन पर बने रहिए। हम अभी नौशेर रवा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम कुछ बात कर लेते हैं। नौशेर रवा भाई, आपका स्वागत है संवाद पर। क्या कुछ है वहाँ का पूरा माहौल, जरा बता सकते हैं? यहाँ का माहौल बिल्कुल अफरा तफरी है, बहुत बंदे डरे हुए हैं यहाँ पे। और बहुत इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, कभी बमबारी होता है तो आसपास बॉम्बिंग होती है या मिसाइल वगैरह आती हैं, तो सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। फिर हमें नीचे बंकर में जाना पड़ता है, बेसमेंट में बंकर है, वहाँ जाना पड़ता है। मतलब अफरा तफरी हो जाता है इसमें, सारे स्टूडेंट सारे के सारे पैनिक हो जाते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है कुछ। घर वालों से और बात अभी यहाँ हो पे पा रही है बोला जा रहा है कि कर्फ्यू लगा हुआ है। हाँ, घर वालों से तो बात हो पा रही, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट तो बोल रहे हैं कि मतलब हमने फ्लाइट भेजी है, लेकिन हमें मेन तो प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ से बॉर्डर तक पहले ले जाया जाए। वहाँ से तो हम लोग
वहाँ से फ्लाइट इंडियन गवर्नमेंट ने किया तो वो तो हो जाएगी, बट यहाँ से पहले मेन मुद्दा है कि हम लोग बॉर्डर तक कैसे जाएं। और ये जो कीव जो है यूक्रेन का कैपिटल है, और यहाँ पे बहुत जी ज्यादा ही अफरा तफरी का माहौल होता है, सबसे ज्यादा यहीं पे ये बमबारी हो रहा था। अभी तो थोड़ा कम है, थोड़ा खारकी की तरह चल रहा है, खारकी के इसका दूसरा सिटी है उधर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी सेफ नहीं है, हम लोग सेफ जोन नहीं है। मतलब बोला जाता है कि कभी भी कुछ हो सकता है, जानबूझ के तो वो एम्बेसी के आसपास कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाद में अगर हो सकता है तो कुछ नहीं हो सकता। बस वही प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत ज्यादा मतलब घबराए हुए हैं सारे के सारे स्टूडेंट, और इसमें हो रहा है हम लोग को। आप वहाँ क्या कर रहे हैं, यूक्रेन में आप क्या कर रहे हैं? ये मैं अभी मेडिसिन से पढ़ाई कर रहा हूँ, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर था, लेकिन गवर्नमेंट तो बता रही है कि हमने फ्री मतलब सबको लाने का ये किया है, तो उतना मुझे नहीं पता, बट इतना है कि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अभी बोल रहे हैं कि जो भी खर्च होगा बिहार का या सारे स्टेट के बोल रहे हैं, हरियाणा के उधर एमपी के, तो जो भी होगा हमारा खर्च वो प्लेन का मैं दूंगा। और इतना तो नहीं पता मुझे कि स्टूडेंट को खुद पे करना पड़ रहा है या फिर वो अफसार भाई गवर्नमेंट। कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा आपको मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ। अफसार भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। जी अफसार साहब कहिए, क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट तो मतलब कह रही है कि वो रोमानिया जो हंगरी या जो बॉर्डर ओपन करवाए हैं इंडियन गवर्नमेंट, तो यहाँ की एम्बेसी जो है, जो यहाँ के एम्बेसडर हैं, वो यहाँ से स्टूडेंट को बॉर्डर पार करवाएंगे तभी तो वो जाएंगे, फ्री ऑफ जी कॉस्ट हो या कुछ भी हो, अपना पे करके। हम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मतलब आप पैसे ले लो लेकिन मुझे बॉर्डर पार रोमानिया या पोलैंड कहीं भी भेज दो, लेकिन एम्बेसी वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे हैं। जो स्टूडेंट गए हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही गए हैं, लेकिन वो पहले से ही सेफ थे। जो सेफ थे मतलब जैसे रोमानिया है, रोमानिया का बॉर्डर ओपन किया गया था, तो वहां से उस स्टूडेंट को वहां से ले जाया गया, फिर उनकी फ्लाइट हुई। तो यही चीज है, जो मतलब फंसे हुए हैं तो वो फंसे ही हुए हैं, जो सेफ थे उनको निकाला गया। एक चीज हम आपसे कहना चाहते हैं, आप दोनों से, आप दो ही से अभी हमारी बात हो पा रही है, और कई स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। कई लोग ऐसे जगह हैं जहां अभी बम्बार्डमेंट हो रहा है, कई लोग बंकर में हैं, तो वहाँ सही नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई, उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा है, तो उनसे हम किसी वक्त बात करेंगे। एक चीज ये है कि कम से कम आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि पैनिक ना हो आप लोग, किसी भी तरह से अपने आप को संभालें, घबराहट अपने ऊपर हावी होने नहीं दे घबराहट को, उससे क्या होता है कि परेशानी बढ़ जाती है। हमारे पेरेंट्स एक्चुअली परेशान है, बहुत ज्यादा जी परेशान जी, है। वो हमने यहाँ कई जी, पेरेंट्स से बात किया है, तो न्यूज भी देखते उनकी हैं कुछ परेशानी न्यूज तो हमसे। पहले मतलब जी, इसलिए तो उनको तो न्यूज से पता चल ही जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा, तो उनका सिचुएशन ज्यादा खराब है। हालांकि हम लोग मतलब ज्यादा पैनिक नहीं हो रहे हैं, हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ हैं तो एक दूसरे को देख करके हिम्मत मिल ही जाती है। और हम लोग का डर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग क्या बताएं, वी आर लूजिंग आवर होप। समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कोई मैसेज नहीं आ रहा है इंडियन एम्बेसी से, कुछ भी नहीं आ रहा है। कोई बच्चे अगर कॉल कर भी रहे हैं तो उन्हें डायरेक्ट वो लोग बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर तुम लोग को जाना है तो पोलैंड रोमानिया के बॉर्डर पे इवैक्यूएट कराया जा रहा है, आप लोग वहां पे जाओ ट्रेन और बस लेकर के, तो वहां से आप लोग इवैक्यूएट हो गए। लेकिन उन लोग को कैसे बताए, उन लोग को पता है लेकिन फिर भी वो लोग अनजान बन रहे हैं कि यहाँ पे बमबारी चल रही है, खार्किव मेन टारगेट पे है। यहाँ पे हमारे घर के बगल में हम लोग टैंकर जाते हुए देख रहे हैं, बम गिर रहे हैं। हम कैसे बाहर निकले यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, फिर भी वो लोग कुछ नहीं, ऐसे बिहेव कर रहे जैसे हम लोग उनके बच्चे हैं ही नहीं। तो समझ नहीं आ रहा हम क्या करें यहाँ पे। अच्छा, बहुत बुरे फंसे हुए हैं पोलैंड और रोमानिया का बॉर्डर आपसे लगभग कितनी दूरी पे है? जी। 15 से 2000 किलोमीटर दूर है सर। क्या बताऊं, यहाँ से कैसे जाएं इतने दूर। और बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे कि इवैक्यूएट तो किया है, कल तो आए 250 बच्चे, आज तो गए 200 बच्चे। अरे जो बच्चे गए हैं वो लोग 200 किलोमीटर दूर ही है, वो लोग बगल में रहते हैं, ओडिशा सिटी या जिस भी सिटी के बारे में आप लोग सुन रहे हो वहां से बच्चे को इवैक्यूएट किया गया, वो लोग बगल में है, पोलैंड बॉर्डर से बस 200 किलोमीटर दूर है या 300 किलोमीटर दूर है। लेकिन हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग 2000 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ से निकलेंगे तो पता नहीं कब हमारे ऊपर क्या हो जाए, हम नहीं कह सकते। एक चीज ये पूछना चाहेंगे कि आप जैसे रह रहे हैं, आपके फादर ने हमें बताया था कि जी आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, आप अपना फ्लैट लेके रह रही हैं। जी
तो क्या पूरे खाने पीने का इंतजाम कैसा है, मार्केट कुछ खुल पा रहा है या नहीं? सर मैं फ्लैट में रह रही थी, लेकिन जिस दिन स्टार्ट हुआ 23 तारीख को 5 बजे सुबह स्टार्ट हुआ था। मेरा फ्लैट जहाँ पे है वो बॉर्डर से बहुत ही नजदीक है, 30 किलोमीटर दूर है रसिया के बॉर्डर से। ठीक है, तो बहुत क्लियरली आवाज आ रही थी। हम लोग, हमारे फ्रेंड लोग, सबको एक दूसरे से बात किया और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा जो हॉस्टल है हमारे कॉलेज का, वहां पे चले जाते हैं। तो हम लोग सुबह उठे, हमें मैसेज आया हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उनके तरफ से कि इमरजेंसी लगने वाला है, यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गया है, तो तुम लोग अपने लिए स्टॉक जमा कर लो खाने पीने का। तो हम लोग खाना तो खरीद लिए वहां जा करके, बहुत भीड़ थी लगी हुई, लेकिन खरीद ले। लेकिन हम लोग को इतना पता था कि हमारा घर डेंजर जोन में है, पास है, हम हमारे घर पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इधर हॉस्टल आ गए। तो मैं अभी यहाँ पे हॉस्टल में हूँ, हॉस्टल के बंकर में रह रही हूँ हॉस्टल के बच्चों के साथ। मैं फ्लैट में नहीं हूँ। वहां पे बहुत ही गोला बारूद हो रहा है सर, मैं क्या बताऊं। कुछ कुछ मेरे फ्रेंड जो उधर ही है, वो स्टूडेंट्स का नाम है उस रीजन का, वो बता रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा गिर रहा है। मेट्रो के पास हर जगह सारे बिल्डिंग्स, इवन मेरी यूनिवर्सिटी तक नहीं छूटी है, हर जगह बम गिर रहा है बहुत। आपके पास लगभग कितने लोग ऐसे हैं जो अररिया से हैं? जी मैं यहाँ पे यहाँ पे खाड़की में मैं ज्यादा को नहीं जानती, आई थिंक 2-3 बच्चे हैं जो अररिया के हैं, और और कुछ कुछ बच्चे हैं अररिया के जो कि कीव में हैं, ओडेसा में हैं। अच्छा, एम्बेसी के बारे में आपने बताया कि एम्बेसी से कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट ने दिया है, बिहार गवर्नमेंट जी। ने भी दिया है और हम्म। इंडियन गवर्नमेंट ने भी दिया है, तो उस जी पर कभी कोई बात हो पड़ी है? जी, बात तो हो रही है, कॉल किया था हमने, लेकिन आपको मैंने बताया जैसा पहले कि वो लोग ये बोल रहे हैं कि तुम लोग अपना बस करके इधर से निकलो, तिरंगा झंडा लगा करके, और बॉर्डर पे जाओ, पोलैंड रोमानिया जो भी बॉर्डर है वहां तक तुम लोग खुद से जाओ, फिर वहां से हम लोग तुम लोग को इवैक्यूएट करेंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना सर, हम लोग यहाँ से कैसे निकले? हमारे घर के पास फायरिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, अभी भी मैं अभी आपसे हमने बात कर रही हूँ, यहाँ आवाज आ रही है। अभी हमने कीव में भी कुछ बच्चे थे, उनसे बात किया है, अररिया के कुछ बच्चे जी थे कीव में। जी तो उनका ये कहना था कि वो एम्बेसी गए थे, एम्बेसी के जी। बिल्कुल करीब में ही कोई एक स्कूल की बिल्डिंग है, उन्हें वहां रखा गया है, 250 से 300 बच्चे हैं, उनको वहां रखा गया है। तो जी उन्हें भी कुछ वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है एम्बेसी की तरफ से, उन्हें भी रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। वही जी। बॉर्डर वाला हवाला ही दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से पोलैंड के बॉर्डर पे जाना होगा, तो बॉर्डर ले जाने का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। मैं कह रही थी कि आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सत्य बात है ये। हमारी भी बात हुई थी, जो हमारे दोस्त कीव में हैं, उन लोगों ने हमें बताया कि एम्बेसी वालों ने पूरा हाथ खड़ा कर दिया है, उन्हें बोला तुम्हें जो करना है करो। इवन उन लोगों को बंकर की सुविधा भी नहीं दी गई थी। वो लोग खुद से एक स्कूल में, एक प्राइमरी स्कूल, बच्चों का जो स्कूल होता है ना, वहां जाकर के बात किए वहां के जो ऑनर है उनसे, तो उन लोगों ने कहा कि हाँ यहाँ बंकर है, तो वो लोग खुद से जाकर के वहां बंकर की सफाई करके खुद से वहां पे रह रहे हैं। मतलब इतना भी वो लोग नहीं कर रहे हैं कि बच्चों को एक सुरक्षित स्थान दे सके कि वो लोग बच पाए। लोग जी यहाँ आपके लिए काफी कोशिशें कर रहे हैं, लोग प्रशासन से भी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जितने हमारे जो भी पॉसिबल काम हो सकता है, जो लोग भी जहां तक हो सकता है कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग जी। कोशिश नहीं कर पा रहे हैं वो लोग दुआएं कर रहे हैं कि आप लोग किसी भी तरह से सुरक्षित घर लौट आए। हम भी कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सुरक्षित घर लौट आए। जी सर, जी सर, हम लोग तो है, हम लोग यहाँ पे बहुत हिम्मत बना के रखे हुए हैं, बैठे रहे, अभी 4 दिन तक कर लिया है, लेकिन कब तक? आप लोग प्लीज कुछ जल्दी कीजिए, क्योंकि हमारा स्टॉक भी यहाँ पे खत्म हो रहा है सामान का, और पता नहीं अभी कितने दिन और चलेगा, कुछ श्योर नहीं है। बहुत लिमिटेड है, और वॉर जो है वो रुक नहीं रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो प्लीज कुछ कीजिए आप एक लोग। चीज, यूक्रेन के लोग हैं, लोकल सिटीजन हैं यूक्रेन के रहने वाले, क्या वो लोग कुछ मदद कर पा रहे हैं आप लोगों की? वो लोग, सर वो लोग कैसे मदद करेंगे जब वो लोग खुद खतरे में हैं? तो उन लोगों का घर तबाह हो रहा है, उन लोगों के घर से लोग, यहाँ पे तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है 18 से 60 साल के जो भी लोग हैं, चाहे वो औरतें हो या लड़के या मर्द जो भी हैं, सब कोई
सबको हथियार उठाने के लिए कहा है उन्होंने अपने देश के लिए, तो सबको उधर लगे हुए हैं। और जो भी बच्चे लोग हैं वो लोग बेचारे खुद को बंकर में छुपा के रखे हुए हैं, क्योंकि रसिया वाले जो है वो मिसाइल पे मिसाइल छोड़ी जा रही है, फायरिंग किए जा रही है, मतलब पूरी तरह से यूक्रेन को वो लोग तबाह करना चाहती है। तो यहाँ के लोग खुद को बचा रहे हैं, हमें क्या करेंगे सर। लेकिन फिर भी सर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं जैसे यहाँ अभी हॉस्टल में हूँ, तो यहाँ पे जो मामा कहते हैं हम, काम जो करती है साफ सफाई का या जो भी चीज का, वो लोग इतने अच्छे से हम लोग का ध्यान रख रही है, हर चीज की साफ सफाई का ध्यान रख रही है। तो यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, प्लीज आप लोग दुआ कीजिए कि ये वॉर खत्म हो जाए, इन लोगों को भी कोई क्षति ना हो ज्यादा। पता नहीं कब होगा ये खत्म। हम अपनी तरफ से दुआ कर सकते हैं कि वॉर, और कोई भी ये नहीं चाहेगा, कोई भी जो इंसानियत के सपोर्ट में खड़ा होता हो वो नहीं चाहता है कि किसी भी दो देश के बीच में ऐसा युद्ध की स्थिति हो। इसमें नुकसान सरकारों से ज्यादा लोगों को उठाना पड़ता है, नुकसान की भरपाई लोगों को करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी, आपका आपने समय दिया। बस हिम्मत बनाए रखिएगा। जहाँ तक जैसे भी कुछ अपडेट होता है, हमें तो ये मालूम है कि शायद आपका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, गवर्नमेंट ने जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया है एजुकेशन के लिए, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो हम दुआ करते हैं कि आप भी जल्दी कुशल मंगल घर लौट आए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बिहार सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, लेकिन मोहम्मद तसव्वुर आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उस पर फ़ोन नहीं लग रहा है। मोहम्मद तसव्वुर यूक्रेन के लुगांस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 5वीं वर्ष के MBBS के छात्र हैं। ये पलासी प्रखंड के कुजरी गांव के निवासी हैं, जो अररिया ज़िला अंतर्गत आता है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कि आपने मेरा एक पहले वीडियो देखा होगा, हमने इंडियन गवर्नमेंट से अपील किया था कि हमें यहाँ से निकाला जाए किसी भी तरह, लेकिन अभी तक कोई भी हेल्प नहीं आया। एम्बेसी को कॉल किया तो एम्बेसी वाले ने कह दिया कि हमें अभी तक इंडियन गवर्नमेंट से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया इवैक्यूएशन के लिए, तो फिर हम अभी तक आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने इंडियन गवर्नमेंट जो नंबर दे रखा है उस नंबर पे मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश किया, वो नंबर पे किसी भी नंबर पे कॉल नहीं लग रहा है। बाकी आधे तो लगते ही नहीं, अब बाकी आधे लग रहे हैं तो वो हमेशा बिजी ही बताता। समझ में नहीं आ रहा वो नंबर किस लिए दिया गया है। जब उस नंबर पे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा तो फिर नंबर दे के फायदा क्या है। बाकी कहीं से भी कोई भी अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा, और मेरे पास बस 2 दिन का राशन बचा हुआ। अगर इस 2 दिन में अगर कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी बम से तो बाद में बाकी भूखे ही मर जाएंगे। अभी तक अब ना ATM में पैसे हैं, ना बाकी बाहर कहीं राशन मिल रहा है। और बाकी मैं कल रात सोचा भी कि चलो ATM में एक बार चेक कर लेते, पैसे निकाल के आता हूँ। मैं जैसे ही बाहर निकला अपने रूम से तो वैसे ही बम के धमाके की आवाज सुन के फिर मैं वापस हो लिया। तो फिर अब समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। और ये मेरे एम्बेसी को मैंने कांटेक्ट किया कि हम रोमानिया के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, तो फिर उसने बोला कि अगर आपको जाना है तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाइएगा, मैं आप कुछ नहीं कर सकता अगर कुछ हो जाएगा तो। अब ये समझ में नहीं आ रहा, एम्बेसी हम लोग को कोई भी हेल्प नहीं करना चाह रहा या फिर कर नहीं रहा। ये नहीं पता मेरे को अब उसमें क्या है क्या नहीं, वो सब मुझे नहीं पता। बाकी मैं अपने तरफ से हर जगह मैंने। रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ है, युद्ध चल रहा है। ये इसमें दुनिया अलग अलग 2 टुकड़ों में बटी हुई, कई देश रसिया के साथ हैं, कई देश यूक्रेन के साथ हैं, तो कई ये चाहते हैं कि ये युद्ध किसी भी तरह से थम जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकारों की लड़ाई में कहीं ना कहीं जो लोगों की ज़िंदगी है वो ख़राब हो रही है। सरकार ने यूक्रेन में फंसे लोगों का एविक्यूएशन का काम शुरू कर दिया है। पहली फ़्लाइट आ भी चुकी है और कई फ़्लाइट का इंतज़ाम किया है भारत सरकार ने, और जो फ़्लाइट है उसका अलग अलग स्केड्यूल भी बनाया गया है। उसको अलग अलग समय पर भारत के लोगों को भारत वापस लाया जाएगा। इस बीच टिकट्स के भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। हमारे साथ हैं अररिया यतीम खाना के सामने, मेन रोड पर यतीम खाना है, उसके सामने एक मोटरसाइकिल की गैरेज है शमीम साहब की, वो हमारे साथ हैं। उनका भी बच्चा यूक्रेन में मेडिकल MBBS कर रहा है, मेडिकल करने गया है। आइए उनसे बात करते हैं। शमीम साहब, क्या है पूरा मामला, बच्चा कैसे गया, कब गया था? बच्चा 2018 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया और 2019 में आया था, फिर गया वापस, तो तब से वहीं है और आने वाला था। देखिए 5 तारीख का टिकट बुक किया था बच्चा, और जब तक जो है लड़ाई खिर गई और बच्चा वहीं फंस गया है। मेरे बच्चे के साथ जो है और भी अररिया के बहुत सारे बच्चे हैं, जो है लोकल बगल में फारिसगंज का भी बच्चा है, जो कि सिकटी का भी बच्चा है। बाकी
जो है उनके साथी सब बहुत है। ये लोग लगभग 350 बच्चे एक जगह हैं, सभी परेशान हैं। और VN काराजीन नेशनल यूनिवर्सिटी के VN काराजीन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन है इन लोग का। उसी कॉलेज के हॉस्टल में ये लोग रह रहे हैं। तो अभी बातचीत हो पा रही है बच्चों से? हाँ, बातचीत हो पा रही है अभी। तो क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ सहूलियत दिया गया है बच्चों को, या फिर नहीं? पूरा जो अंडरग्राउंड होने कहा गया था सरकार के द्वारा यूक्रेन में, हाँ, क्या वैसा कुछ है? अभी तो अंडरग्राउंड ही है। वो अब लोग बेसमेंट में बंकर में है। हाँ। और जो है वहीं पर अभी लोग छुपा हुआ है बच्चा सब। और अभी तक तो जो है सरकार की तरफ से वैसा कुछ नहीं है, लेकिन पहल हो रही है। कुछ बच्चे आए भी हैं। और ये लोग असल है खार्किव में है, जो बॉर्डर से बहुत दूर है, ज़्यादा दूरी पर है। लगभग 1600, सुनने में आ रहा है कि 1600 किलोमीटर की दूरी पर है। रोमानिया पोलैंड के बॉर्डर से बहुत दूर है। इसीलिए अब सरकार ही कुछ उचित व्यवस्था करे तब ये संभव है। ये चीज़ भी हो सकता है ना कि जैसे एविकेशन का जो काम चल रहा है, तो रसिया के बॉर्डर से जो जितने करीब हैं, पहले सरकार चाहेगी कि उनको हम निकालें, उसके बाद फिर जितने लोग दूर हैं हो सकता है कि वो उस तक बाद में पहुँचे। ये भी हो सकता है। तो सरकार का जो है, चूँकि क्या जो है उनका जो है अपना एक रणनीति है, और किस ढंग से ये इसको हल करेंगे और किस ढंग से सब बच्चे को जो है ला सकते हैं, तो एक्सपर्ट लोग ही बताएंगे। अच्छा, ये आपके बच्चे का कौन सा ईयर चल रहा था MBBS में? ये 4th ईयर है। तो ये फाइनल कब होना था उनका? 2024 में होना था। अच्छा, 24 में होना था जी। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जो खाने पीने की सुविधाएं हैं, बच्चे को अपना इंतज़ाम करना पड़ा या यूनिवर्सिटी कर रही है? नहीं, बच्चे तो अपना इंतजाम कुछ किए थे। और यूनिवर्सिटी नहीं, वह हॉस्टल जो लोग चला रहे थे, वह हॉस्टल वाले अभी तक जो है वह चला रहे हैं। बच्चे से लगभग जो है 6-7 बार बात कर चुके हैं। क्या कुछ बताता है बच्चा कैसा माहौल है? नहीं है क्या? डरा हुआ है। बम का आवाज़ आ रही है वहाँ पर, जो है धमाके की आवाज़ आती है। किसी तरह बाहर हॉस्टल के नज़दीक आता है पानी वगैरह लेने के लिए, आवाज़ सुनता है तो सब बच्चा नीचे चला जाता है बंकर में। इन लोगों के कैंपस में भी कुछ बमबारी वगैरह हुआ है या नुकसान हुआ है, या नहीं दूर में हो रहा है? नहीं, इनके बगल में ही हुआ है। और टैंक वगैरह रनिंग कर रही है, रूसी टैंक, तो वह सब देखता है बच्चा सब। जो है नुकसान तो नहीं हुआ है इन लोग को किसी तरह पर, स्टूडेंट लोग को किसी तरह का। लेकिन दिक्कत है, पानी की किल्लत है, खाने की किल्लत है, दिक्कत है। एक बगल में रघुनाथ जी हैं, वह विकास मार्केट में है। और मकान जो है इधर जो है टाउन में ही है उनका। उनकी भी बच्ची है, तो उनकी बच्ची 5th ईयर में है, और उनकी भी बच्ची वहीं फंसी हुई है। जो है आज़ाद नगर के कोई हैं, अतहर साहब, इनका भी बच्चा है जो है। तो ये लोग सब एक ही यूनिवर्सिटी में या अलग अलग हैं? एक ही जगह है। एक ही जगह। हाँ, एक ही जगह, एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही कॉलेज में है ये लोग। हम सरकार से चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई व्यवस्था करके मेरे बच्चे को लाया जाए। ठीक है। ये हमारे साथ शमीम साहब थे, आपने देखा। और भी पॉसिबल है जिन गार्जियन से बात करना, हम उनसे बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रघुनाथ जी हैं। इनकी दुकान है इलेक्ट्रिक की, विकास मार्केट में, अररिया विकास मार्केट में। जो लोग अररिया में रहते हैं वो विकास मार्केट में उनका आना जाना लगा रहता होगा। इनकी दुकान है विकास मार्केट में, प्रियंका इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। रघुनाथ जी की भी बच्ची यूक्रेन में पढ़ रही हैं, 2017 में गई थी। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। कब से आपकी बच्ची वहाँ आई? 2017 में गई थी, और यूक्रेन में खार्किव में है। और 2017 के बाद एक बार घर आई थी, उसके बाद आई नहीं है। 3 साल लगभग होने जा रहा है। तो ये वहाँ पर क्या पढ़ रही हैं वो? MBBS की तैयारी कर रही है। कौन सा ईयर चल रहा है उनका? इनका 5th ईयर चल रही है। बच्ची से बात हो पा रही है आपकी? बच्ची से तो बात हो रही है अभी। क्या क्या माहौल है, कैसा बता रही हैं? माहौल तो बहुत गड़बड़ है। जहाँ पर वो लोग है उसके बगल में बम्बार्डिंग बहुत तेज गति से हो रहा है। अब बच्चे सब बहुत सहमे हुए हैं, दहशत में हैं, बहुत परेशानी में है। और जहाँ तक रहने का सवाल है तो बंकर में रह रहा है। उसके बाद यहाँ का जो एजेंट है सचिन जी, उन्हीं का रेस्टोरेंट है, खाना पीना वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, ये सचिन जी कहाँ से हैं? इंडिया के हैं। इंडिया के ही हैं, तो उन्हीं के थ्रू एडमिशन हुआ था? जी, उन्हीं के थ्रू एडमिशन हुआ था, प्लस उनका रेस्टोरेंट भी चलता है। अभी खाना पीना का व्यवस्था वही लोग कर रहे हैं। एक बच्चे नहीं, करीब 500-600 बच्चे हैं कुल मिलाकर। बस खार्किव शहर में है, खार्किव में ही चल रही है बमबार्डिंग। उनके अगल बगल में
बम का आवाज़ एकदम ज़ोरों से सुनाई पड़ता है। बच्चे लोग बहुत डर जाते हैं, सहमे हुए हैं। अभी भारत सरकार पहल भी कर रही है बच्चों को लाने के लिए। भारत सरकार पहल कर रही है, लेकिन जो बगल के एरिया है, उसके अगल बगल में जो हैं वही सब बच्चे को ला रहे हैं। और जहाँ बच्चे लोग हमारे हैं वो करीब 2000 किलोमीटर दूरी पर है, पोलैंड या रोमानिया। वहाँ जाने का कोई साधन नहीं, ना कोई व्यवस्था है। अब गवर्नमेंट जो करे उस तभी होगा, गवर्नमेंट नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए तो रजिस्ट्रेशन वगैरह भी शुरू हुआ है, तो क्या रजिस्ट्रेशन हुआ आपके बच्चे सब हो गया, सब बच्चे का हो का? गया। क्या कुछ डेट वगैरह एक्सपेक्टेड नहीं, कोई डेट उड़ का कोई बात ही नहीं चल हुई है। कई जगह देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में इंडियन एम्बेसी के थ्रू नोटिफिकेशन भी लगाया गया है, बताया गया है, एम्बेसी से लोग आके बता रहे हैं। क्या आप वहाँ जहाँ पढ़ रही हैं वहाँ गया है कोई एम्बेसी का? नहीं, वहाँ पर तो नहीं गया है, खाली न्यूज़ के थ्रू मालूम होता है। और रजिस्ट्रेशन जैसे वीज़ा वगैरह का जो बताया था, रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा करवाना है, तो सब किया हुआ है। और आगे अब क्या होगा नहीं होगा तो हम नहीं बता सकेंगे, उतना तो। आपकी बच्ची का नाम क्या है? प्रियदर्शनी पल्लवी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए और भी हम लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, आपको नौशरमा भाई से एक बात पूछनी है, पूछता हूँ उनको। भाई ज़रा ये बता सकते हैं कि जैसे इन चीज़ों से हटकर, जैसे अभी जो हाल में जो चल रहा है, युद्ध का माहौल बना हुआ है, युद्ध चल रहा है, इनसे हटकर एक सवाल मेरा आपसे है कि यूक्रेन में जाकर मेडिकल पढ़ना, ये कैसे हुआ, आपके जहन में कहाँ से आया? यहाँ जो है एक्चुअली यहाँ की मेडिसिन जो है, मेडिकल एमबीबीएस की पढ़ाई जो होती है यहाँ का बेस्ट है। और जितना एफर्ट कर पाता है बंदा उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो आदमी एफर्ट कर पा रहा है उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग मेडिकल की पढ़ाई यहाँ पे जी, इसलिए अदरवाइज और कोई। कई बार ये होता है कि गार्जियन जो है बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, या बच्चों के अंदर एक गोल होता है कि हमको डॉक्टर बनना है। शायद इंडिया में है, अगर रैंक नहीं आ पाता है तो प्राइवेट किसी भी मेडिकल कॉलेज में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उस वजह से वो बाहर निकल जाते हैं। तो वहाँ का कोर्सेज क्या फीस स्ट्रक्चर कैसा है लगभग? और आपका 6 साल का यहाँ पे कोर्स होता है और सारा एक्सपेंस लेके 25 लाख तक हो जाएगा। चलिए ठीक है। मैं अब अफसार भाई से थोड़ी बात कर लूँ जी। ज़रा ये एक सवाल था मेरा आपसे कि जैसे आप लोग 25 लाख के आसपास बता रहे हैं कि वहाँ पड़ जाता है लगभग एक्सपेंस टोटल। एक ये है बड़ा सवाल कि आपको वहाँ से पढ़ के आने के बाद एमसीआई भी क्लियर करना पड़ता है। क्या उस लेवल पे पढ़ाई हो पाती है, बच्चे तैयार हो कर पाते हैं कि वो एमसीआई? देखिए, एक्चुअली हुआ ये एमसीआई अब तो एनएमसी हो गया है, जो कि कॉमन एग्जाम हो गया है। इसको नेक्स्ट एग्जाम भी बोला जाता है और एग्जिट एग्जाम भी बोला जाता है, या आप लाइसेंसिंग एग्जाम कर सकते हो। पहले तो था कि फॉरेन ग्रेजुएट को देना पड़ता था, लेकिन अब एनएमसी बिल निकाला गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अब ये है कि दोनों ग्रेजुएट, जो फॉरेन ग्रेजुएट हैं मेडिसिन और इंडियन ग्रेजुएट हैं, दोनों को कॉमन एग्जाम देना पड़ेगा। ये कंपलसरी दोनों के लिए हो गया है। ठीक है, तो पढ़ाई देखिए, यहाँ की तो पढ़ाई अगर प्रैक्टिस बेस्ड अगर बोला जाए तो इंडिया के कंपेयर में थोड़ी कम होती है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो आप समझ सकते हो कि डिजीज कम है, तो इस वजह से प्रैक्टिस बेस्ड थोड़ा कम है। लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है वो इंडिया के कंपेयर में कहीं ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा बच्चे फोकस करते हैं पढ़ाई के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए फोकस करते हैं। वो फर्स्ट ईयर से ही उनका एम्बिशन होता है कि मुझे फाइनल ईयर में, 6th ईयर में मुझे एमसीआई क्लियर करनी है, एनएमसी क्लियर करनी है, नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करनी है, तो उनका फोकस रहता है। और यहाँ पे क्लास वगैरह भी उस अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप 6th ईयर जब फाइनल हो जाए आपका, तो आप एनएमसी क्लियर कर पाओ। बच्चे इसलिए यहाँ पर आते हैं कि इंडिया में सीट भी बहुत कम है। अगर वहाँ पे सीट होती, आपको पता है बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, मैक्सिमम मार्क्स गेन करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे फेल होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स गेन करते हैं, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट सीट ही नहीं है। और प्राइवेट में आपको भी पता है
1.25 करोड़ अबाउट फी है प्राइवेट कॉलेज का, आपको पता ही होगा। तो इस वजह से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब जिनको मेडिकल करना ही है, जो तैयारी की है, उनको मैक्सिमम मार्क्स नहीं आ पाता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो फॉरेन इसलिए आते हैं कि चीपेस्ट फी में हो जाए, 25-30 लाख में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए। आपने अपना कौन सा यूनिवर्सिटी बताया? जी, DNMU, डोनेस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। चलिए ठीक है। अफसर भाई, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक रहें, ऊपर वाला आप लोगों को सलामत रखे, और ये भी दुआ है हमारी कि आप लोग जल्द से जल्द आसानी से इंडिया लौट आएँ, अररिया लौट आएँ। और एक रिक्वेस्ट फिर से हम आपसे करना चाहेंगे कि कोशिश ये करनी है कि आप लोग तो पढ़ लिख रहे हैं, समझदार लोग हैं, कोशिश ये करनी है कि पैनिक वाली स्थिति होने नहीं देना है, पैनिक होने नहीं देना है। जहाँ तक हो सके लोगों को संभालना ही है, अपने ग्रुप के लोगों को संभालना है, एक दूसरे को। जी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा जी। चलिए ठीक है, बाकी हम लोग सेफ हैं, इंशाल्लाह सेफ ही रहेंगे जी। ठीक है। नौशेरा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।